नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध का अर्थ, परिभाषाएं तथा प्रबंध की विशेषता या प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है हम ये जानें कि प्रबंध की अवधारणा क्या है, मतलब प्रबंध क्या है, किसे प्रबंध कहते हैं। वस्तुतः हम जब किसी व्यक्ति वस्तु को देखते हैं तो हम उसकी कुछ विशेषताओं या उससे संबंधित कुछ घटना, महत्वपूर्ण बातों को पलक झपकते ही अपने मन मस्तिष्क में कैद कर लेते हैं। उसके पश्चात जब भी हम उस घटना को याद करते हैं तो कुछ वस्तुओं का सामान्यीकरण करके हम उसे अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रख लेते हैं। तब हम उसके बारे में जो भी बातें सोचते या कहते हैं उसी को हम वो वस्तु मानने लग जाते हैं। इस सामान्यीकरण की प्रक्रिया में उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति के बारे में हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार या निराकार आकृतियां बनने लगती है। इन आकृति या विचारों को ही धारणा कहते हैं। और प्रबंध के बारे में भी अगर हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार बन रहे हैं तो हम उसे प्रबंध की अवधारणा कहते हैं। अब प्रबंध की अवधारणा के पश्चात हम जानेंगे कि प्रबंध का अर्थ क्या है, किससे प्रबंध कहते हैं। यद्यपि प्रबंध शास्त्र में व्यवस्थित अध्ययन का युग प्रारंभ हुए लगभग एक शताब्दी से ज़्यादा समय बीत चुका है, किंतु आज तक कोई इसकी सर्वमान्य परिभाषा या विकास नहीं हो पाया है। अलग अलग प्रबंधकों ने, विचारकों ने, अध्यापक, शोधकर्ता आदि ने प्रबंध कार्य के संबंध में भिन्न भिन्न अवधारणाएं दी है या अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इनमें से हम कुछ सरल परिभाषाएं आपके सामने रख रहे हैं जिनको समझना और पढ़ना आसान रहेगा। तो सबसे जो सरल भाषा में कहा है मैरी पॉर्कर फॉलेट ने कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मतलब ये एक ऐसा आर्ट है जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों से अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करा सकते हैं। हैरोल्ड कुंज जो है उन्होंने कहा है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह द्वारा एवं समूह में कार्य करवाने की कला है। यहाँ ये ध्यान रखना है, औपचारिक समूह से, ऐसे अनौपचारिक समूह से नहीं। औपचारिक से मतलब है कि वो समूह बनाया ही उस उद्देश्य के लिए गया है जिस कार्य को हम करवाना चाहते हैं। विरिज तथा कुंज के अनुसार प्रबंध एक ऐसा वातावरण निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चयनित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा करते हैं। तो ये तीन परिभाषाएं हैं। इसके आधार पर हमें समझ में आता है कि प्रबंध हर हाल में सबसे कम लागत में सर्वोत्तम तरीके से लोगों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करवाया जाता है वो प्रबंध है। अब प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से हम उसको आगे बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि प्रबंध एक विशिष्ट कार्य ही नहीं अपितु कार्य की प्रक्रिया है। इसको सही रूप से समझने के लिए प्रबंध को कुछ परिभाषाओं का हम अध्ययन करते हैं। जैसे प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है, इसके व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण एवं इसको व्यवहार में अपनाने की दृष्टि से एक विशिष्ट कार्य के रूप में माना जाता है। टेरी फैक्लिन थे, उन्होंने कहा है कि प्रबंध व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशिष्ट कार्य है। वस्तुतः ये अत्यधिक चुनौतीपूर्ण, परिश्रमपूर्ण कार्य है एवं संगठित संसाधनों का उपयोग करके उपयोगी वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम है। मतलब विशिष्ट कार्य है, सामान्य कार्य नहीं है। इसको विशिष्ट कार्य के लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो ये इसकी सर्वप्रथम विशेषता है। दूसरा होता है मानवीय कार्य। प्रबंध मानवीय कार्य का मतलब है कि यह कार्य मनुष्य के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग बड़ा है किंतु मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता। कंप्यूटर प्रबंध में सहायता करते हैं किंतु ये मानव का स्थान नहीं ले सकते। फिर है मानवीय संगठनों के प्रबंध कार्य। प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशुओं के समूह का या मशीनों का या भौतिक संसाधनों का इनका प्रबंधन नहीं किया जा सकता। प्रबंध केवल मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य है, इसलिए इसे प्रबंध को मानवीय संगठन के प्रबंध कार्य कहा गया है। फिर है औपचारिक समूहों में संपन्न कार्य। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रबंध औपचारिक रूप से जो समूह होते हैं उन्हीं में संपन्न किया जाता है। असंगठित समूह या असंगठित व्यक्तियों की भीड़ है, उनका प्रबंध नहीं किया जा सकता। फिर है अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला। जैसा मैरी पॉर्कर ने पहले कहा था कि प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की कला है, तो इससे हम इस पर समझते हैं कि ये अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की ही कला है। फिर है स्व उद्देश्य प्रबंध या उद्देश्यपूर्ण प्रबंध। प्रबंध जो होता है वो बिना उद्देश्य की नहीं किया जाता, क्योंकि बिना उद्देश्य के हम किसी गंतव्य स्थल तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए उद्देश्य के बिना प्रबंध प्रक्रिया भी नहीं होती। सर्वप्रथम उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उन्हीं के आधार पर प्रबंध किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है वातावरण मूलक कार्य। वातावरण मूलक से तात्पर्य है कि प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो वातावरण मूलक है। मतलब प्रबंध संस्था के कार्य के अंदर बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है।
आंतरिक वातावरण में कर्मचारी तथा साधन होते हैं, जबकि बाह्य वातावरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीक विचारक, जो नए नए तकनीकी परिवर्तन होते हैं वो सब चीज़ें शामिल होती है। आंतरिक चीज़ों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, परंतु बाहरी जो वातावरण है उस पे हम पूरी कुछ सीमा तक तो हम उसको बदल सकते हैं या अपने वातावरण के अनुसार बना सकते हैं, किंतु पूर्ण रूप से हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। यहाँ ध्यान रहे कि कोई भी अकेली संस्था या उसके प्रबंधक बाह्य वातावरण को बहुत सीमित रूप से ही प्रभावित कर पाते हैं। फिर है सृजनात्मक कार्य। सृजनात्मक का तात्पर्य है कि ये छोटे बड़े धार्मिक, राजनीतिक सभी चीज़ों में नए नए तरीके से, हर क्षेत्र में नए तरीके से लागू किया जाता है। इसमें भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक सफलता प्राप्त की जा सके। यह साधनों की प्रभावशीलता एवं दक्षता को बढ़ाने का कार्य करता है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर है सार्वभौमिक क्रिया। सार्वभौमिक से तात्पर्य है कि प्रबंध इस भूमि पर सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है। जहां हम प्रबंध करेंगे वहां परिणाम हमेशा हमें अच्छे मिलेंगे, और जहां प्रबंध नहीं होगा वहां परिणाम हमेशा नेगेटिव होंगे। फिर है सभी स्तरों पर व्याप्त प्रक्रिया। सभी स्तरों पर व्याप्त से मतलब है कि जो प्रबंध किया जाता है वो निम्न स्तर से लेकर उच्च प्रबंधों तक, मध्यम प्रबंधों तक, पर्यवेक्षक तक, मतलब सभी लोगों के लिए प्रबंध किया जाता है, तभी ये प्रबंध का कार्य पूर्ण होता है। प्रबंध फिर एक प्रक्रिया का मतलब हम एक बार प्रबंध करके छोड़ दें ऐसा नहीं है। प्रबंध हमें निरंतर करते रहना पड़ता है। हम एक प्रक्रिया का प्रबंध करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट का, फिर उसके आगे जो भी प्रक्रिया आती जाती है हम उन सब का प्रबंध करते हैं, तभी ये कार्य होता है। फिर है सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल। प्रबंध की एक विशेषता यह है कि इसके कुछ सामान्य सिद्धांत भी हैं। विभिन्न शिक्षाविदों ने या जो विचारकों ने या जिन्होंने शोध किए, प्रयोग किए, अनुभव के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि प्रबंध एक सामान्य सिद्धांत है। इसको हर क्षेत्र के अंदर लागू किया जा सकता है जहां ये प्रबंध प्रक्रिया का संचालन करते हैं। फिर नेक्स्ट है निर्णय। निर्णय से तात्पर्य है कि किसी कार्य को करना है या नहीं करना है, किस प्रकार करना है, यह निर्णय लेना ही प्रबंध है। कुछ भी कार्य करने के संबंध में कभी तो किसी कार्य को टालने के संबंध में यह निर्णय लेना ही पड़ता है, और नीतिगत निर्णय लेने पड़ते हैं, जो कभी परिचालक संबंधी निर्णय करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व। प्रबंध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें नेतृत्व सम्मिलित है। नेतृत्व कर जो भी प्रत्येक प्रबंधक बनते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो, उनमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए ताकि वो औपचारिक संगठनों से कार्य करवा सकें। नेक्स्ट है समन्वय। प्रबंध का सार है। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। प्रत्येक व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच आपस में एक दूसरे से समन्वय होगा, तभी प्रबंध का कार्य ठीक प्रकार से होगा। अगर समन्वय नहीं है तो ये माना जाएगा कि वहां ठीक प्रकार से प्रबंध नहीं है। इसलिए प्रबंध के अंदर समन्वय को प्रबंध की आत्मा भी कहा जाता है। इसके होने से ही प्रबंध के सभी कार्य सुचारू रूप से हो पाते हैं। नेक्स्ट है उत्पादक। नेक्स्ट है अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति से मतलब है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इसे देखा छुआ नहीं जा सकता, परंतु इसके परिणामों के आधार पर इसकी उपस्थिति का अनुमान स्वतः ही हो जाता है। जब संस्था में एक सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं, कर्मचारी संतुष्ट हैं तथा वातावरण सौहार्दपूर्ण है, तो हम मान लेते हैं कि प्रबंध बहुत अच्छा किया हुआ है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो संस्था हो और नॉन प्रॉफिटेबल संस्था हो, धर्मार्थ संस्था हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या किसी भी प्रकार का आयोजन हो, वहाँ सभी जगह ये शक्ति काम करती है। और अगर वहाँ प्रबंध किया जा रहा है तो वो कार्य व्यवस्थित और अच्छे तरीके से होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो ये माना जाएगा कि वहाँ पे कुशल प्रबंध का अभाव है। फिर है प्रबंध कला एवं विज्ञान का संगम है। कला से मतलब है किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करना, और विज्ञान का तात्पर्य है कि निश्चित सिद्धांत होते हैं। तो प्रबंध में दोनों का समायोजन है। प्रबंध एक कला भी है एवं विज्ञान भी है। फिर होता है कि प्रबंध एक पेशा बन रहा है। पेशे का मतलब प्रोफेशन एक अलग से, जैसे वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वैसे ही धीरे धीरे प्रबंध एक पेशा बनता जा रहा है। इसमें भी वो सभी विशेषताएं विकसित होती जा रही है, जिसमें इसमें व्यवस्थित ज्ञान का भंडार हो गया है। कई प्रबंध के सिद्धांत या अवधारणाएं, विचारधाराएं सम्मिलित है। इस ज्ञान के अच्छी तरह से अध्ययन एवं अध्यापन की उचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। कई बड़ी संस्थाएं जो हैं वो प्रबंधकों को प्रशिक्षण देकर प्रबंधक तैयार करती है। इसलिए धीरे धीरे इसे प्रबंध एक पेशे के रूप में भी स्वीकार किया जाने लगा है। फिर है प्रबंध बहुविषयक। बहुविषय का मतलब है कि प्रबंध विविध विषयों द्वारा विकसित ज्ञान तथा विचारधाराओं के समन्वय एवं व्यवहार का विषय है। स्वामित्व एवं प्रबंध है। विभिन्न
इसमें प्राय ये देखने में आता है कि उच्च प्रबंधकों पर स्वामी ही कार्य करते हैं। संस्था के निचले स्तरों पर प्रबंधक पद पर कार्यरत व्यक्ति प्राय स्वामी के परिवारों से संबंधित होते हैं। छोटे मध्यम स्तर के संगठन में तो प्रवर्तक या शासी स्वामी प्रमुख कार्यकारी प्रबंधक होते हैं। संगठन के निचले स्तर पर नियुक्त प्रबंधक भी सामान्य संबंधित व्यक्ति ही होते हैं, परंतु बड़े स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं, बड़े स्तर पर प्रबंध किए जाते हैं, वहां पे प्रबंधक जो होते हैं वो विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति होते हैं या उनके पास विशेष अनुभव होता है। और छोटे जो संस्थाएं होती है वहां पे ज्यादातर स्वामी खुद जो होते हैं या मालिक जो होते हैं वो ही प्रबंध का कार्य भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रबंध का, ये तो हमने देखी कि प्रबंध की विशेषताएं थी। प्रबंध का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कि प्रबंध किस लिए हमें आवश्यकता है या प्रबंध की क्या क्या महत्व है। महत्व से तात्पर्य है कि जैसे दिन ब दिन प्रबंध का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साधन है जो साधनों की उत्पादकता, कर्मचारियों की आय या उपभोक्ता को संतुष्टि में अभिवृद्धि करता है। प्रबंधक के बिना अब आजकल कोई भी कार्य प्रबंध के बिना नहीं हो पा रहा है, हर जगह प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो हम इनको प्रबंध के महत्वों को समझने के लिए 3 भागों में कर सकते हैं। एक तो है व्यवसायिक संस्थाओं के लिए महत्व क्या है, समाज के लिए क्या महत्व है और राष्ट्र के लिए क्या महत्व है। व्यवसायिक संस्था के लिए महत्व में सबसे पहले है उद्देश्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण। प्रत्येक व्यवसायिक संस्था की सफलता सुदृढ़ उद्देश्य, प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि प्रत्येक संस्था के पास साधन सीमित होते हैं, अतः उसे उन सीमाओं को ध्यान में रखकर अपने उद्देश्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करना पड़ता है। कुशल प्रबंधक ही सीमित साधनों एवं आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करके उद्देश्य प्राथमिकताओं को भली प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। इससे ही संस्था की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरा है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। प्रबंध वह साधन है जो सभी साधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है। मतलब कुशल प्रबंधक जहां होते हैं वो वहां संस्था की भौतिक संपदा जो है, मानवीय संसाधन जो है, उनका इस प्रकार से संयोजन करते हैं कि उनका अनुकूलतम उपयोग किया जा सके और अधिकतम लाभ या सफलता प्राप्त की जा सके। कोई भी विचारधारा हो, कोई भी वाद हो, राजनीतिक सिद्धांत उपलब्ध मानवीय भौतिक संसाधनों के उपयोग या न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम उत्पादन नहीं करवा सकते, ये तो केवल अच्छे प्रबंधक के द्वारा ही संभव है, ऐसा माना जाता है। तो प्रबंध वह साधन है जो न्यूनतम साधनों में प्रयासों से अधिकतम उत्पादन एवं सफलता के लक्ष्यों की पूर्ति में महान योगदान देता है। फिर है संस्था की सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति। अच्छा प्रबंध सदैव उद्देश्यपरक होता है। तो संस्था के जो लक्ष्य हैं उनको ध्यान में रखकर ही प्रबंध तैयार किया जाता है। प्रबंध योजनाएं बनाते हैं, उच्च प्रबंधक उसी के आधार पर ऊपर से लेकर के निम्न कर्मचारी तक की सारी योजनाएं जो हैं उसी प्रकार से वो बनाते हैं। फिर है जटिल व्यवसायिक समस्याओं का समाधान। आधुनिक व्यवसाय का स्वरूप जटिल से जटिलतम होता जा रहा है। मानवीय, भौतिक, वित्तीय, तकनीकी, राजनीतिक जटिलताएं आए दिन कुछ न कुछ परिवर्तन नीतियों में होते रहते हैं। तो इनका समाधान करने के लिए कुशल प्रबंधक होना आवश्यक है। कुशल प्रबंधक की सेवाएं निरंतर आवश्यक होती है। प्रबंध अपने विशिष्ट ज्ञान एवं चातुर्य से व्यवसाय की जटिल समस्याओं को सहज कर वो उनका निवारण कर सकता है। फिर है प्रतिस्पर्धा पर विजय। प्रतिस्पर्धा पर विजय से तात्पर्य है कि आजकल जैसे अनुमान लगाया जाए तो प्रत्येक 100 नई संस्थाएं स्थापित होती है, उनमें से 50 संस्थाएं तो पहले 2 वर्ष में ही समाप्त हो जाती है तथा 5 वर्ष की समाप्ति पर केवल 1/3 संस्थाओं का अस्तित्व रह जाता है। तो उनका निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि उनमें कुशल प्रबंध नहीं था, इसलिए वो प्रतिस्पर्धा के सामने नहीं टिक पाए। कुशल प्रबंधक जहां होता है, संसाधनों का अच्छा जहां उपयोग किया जाता है, वो ही इस प्रतिस्पर्धा के युग में टिक पाते हैं, अन्ना प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। तो प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए प्रबंध का होना बहुत आवश्यक है। फिर है प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण। प्रभावकारी संगठन संरचना का मतलब है कि जैसे जैसे हमें लोगों की आवश्यकता है वैसे वैसे लोगों की हम नियुक्ति करें, उनको संस्था में स्थान जैसे आवश्यकता के स्थान है उनको कार्य समझाएं, उसके अनुसार उनसे कार्य करवाएं। इसका निर्माण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संगठन ही वो है जो एक संस्था को कामयाबी की बुलंदी पर ले जाता है। अगर संगठन ठीक नहीं होगा तो वो संस्था असफल हो जाएगी, और अगर संगठन मजबूत बना हुआ होगा तो वो सफलता प्राप्त करेगा। और मजबूत संगठन के लिए आवश्यक है कि कुशल प्रबंधक हो जो संगठन का निर्माण करें। फिर है मानवीय संसाधनों का विकास। इसके मानवीय संसाधनों के विकास के बारे में एक अमेरिकी प्रबंधन संघ के पूर्व अध्यक्ष थे लॉरेंस एप्ले, उन्होंने तो ये तक कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मतलब कुशल प्रबंधक का महत्व इसलिए भी है
कि ये मानवीय संसाधनों का अधिकतम विकास करने में सक्षम है। प्रबंध के इसी महत्व को समझाते हुए उन्होंने ये कहा था, हम सब जानते हैं कि मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें अनंत शक्ति है, अनंत क्षमताएं हैं, उसमें सोचने, समझने, अनुभव करने आदि की ऐसी में क्षमताएं हैं। जब उसकी इन क्षमताओं को उजागर नहीं किया जाता तब तक ये सभी क्षमताएं दबी रहती हैं। प्रबंध के माध्यम या साधन है, प्रबंध एक ऐसा माध्यम या साधन है जो लोगों या कर्मचारी में, संगठन में लोगों में क्या योग्यताएं हैं, किस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो उनको जानता है और उनको सामने लाता है या उनको प्रोत्साहित करता है, जिससे कि वो अपनी उन शक्तियों का या अपनी योग्यताओं का विशेष प्रयोग कर सके। सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना। सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना से तात्पर्य है कि प्रभावकारी प्रबंधक एवं कर्मचारियों की शिकायत समाधान, आपसी विवादों का निपटारा सुदृढ़ संबंधों की स्थापना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्थायी समाधान, स्थायी व्यवस्था भी कर सकते हैं। संस्था के औद्योगिक विवादों की रोकथाम भी कुशल प्रबंधक द्वारा ही की जा सकती है। अगर अच्छा प्रबंधक होगा, उसने अच्छी प्रकार से योजनाएं लागू की होगी, वो अच्छे विपरीत कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता होगा, तो संगठन अच्छा बना रहेगा, उनमें कभी संघर्ष की स्थिति नहीं आएगी और सुदृढ़ औद्योगिक संबंध आपस में उनमें रहेंगे। उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला एक दक्ष कुशल प्रबंधक ही है। अगर अच्छा प्रबंध होगा तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। अगर प्रबंध आप ठीक नहीं है तो उत्पादक में कम उत्पाद होगा, क्वालिटी का उत्पादन नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए एक अच्छे प्रबंध का होना आवश्यक है। नवीन तकनीकी तथा प्रचलित विधियों में समन्वय। नवीन तकनीकी प्रचलित विधियों में समन्वय से है कि कंप्यूटर तथा यंत्र मानव का उपयोग बढ़ रहा है, इनके भी नवीनतम स्वरूप विकसित होते हैं। कुशल प्रबंधक इन तकनीकी कार्य विधियों को अपनी संस्था में इस प्रकार समन्वित रूप से अपनाता है कि संस्था को नवीन तकनीक का लाभ मिलता रहता है। संस्था के कर्मचारियों को विरोध भी सहन नहीं करना पड़ता और उनको संस्था के कर्मचारियों को उन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देके उनकी योग्यता में भी अभिवृद्धि करता है। ऐसा तभी होता है जब कुशल प्रबंधक या अच्छा प्रबंधक होगा। फिर है परिवर्तनों का प्रेरक एवं माध्यम। परिवर्तनों का प्रेरक से मतलब है कि प्रबंध हमारे संपूर्ण वातावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वातावरण से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह शक्ति है जो उससे भी परिवर्तित कर सकता है। जैसे जिस सीमा तक बिजनेस एनवायरनमेंट या तो वातावरण जो होता है उससे हम प्रभावित होते हैं, हम आंतरिक जो वातावरण है उसको प्रभावित कर सकते हैं, किंतु बाह्य वातावरण को कुछ सीमा तक हम परिवर्तित कर सकते हैं। बाकी हम अपने आप को इस तरीके से, इस माध्यम से परिवर्तित करते हैं या अपने कर्मचारियों को इस तरीके से प्रेरित करते हैं कि वो भी इस प्रेरक के माध्यम में हमारी सहायता करते हैं और हम अच्छा प्रबंध कर पाते हैं। फिर है संकटों का निवारण। संकटों का निवारण से मतलब है संस्थाओं को, जो नई संस्थाएं होती है या पुरानी संस्थाएं भी होती है, उनको अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो प्रबंधक संकट मोर्चे ही बनकर रह जाता है, जैसे बिजली का संकट, पेट्रोल, कच्चे माल, कर्मचारी, विदेशी मुद्रा, राजनीतिक नीतियां, पूंजी की कमी, मार्केटिंग की कमी, वस्तु विक्रय की कमी। इन सब संकटों का समाधान खोजकर संस्था को निर्बाध रूप से संचालित करना ही प्रबंधक का कार्य है। अकुशल प्रबंध इन समस्याओं से संस्था की तालाबंदी को भी नहीं रोक सकता। तो एक कुशल प्रबंधक होगा वो ही इन संकटों से संस्था का निवारण कर पाएगा और उसी की योग्यता के अनुभव के आधार पर संस्था आगे गतिशील रह पाएगी। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। प्रत्येक संस्था या व्यापार जो होता है वो समाज में रह करके समाज के लिए किया जाता है। तो यहाँ है कि एक कुशल प्रबंधक सामाजिक रूप से संवेदनशील होता है, वह समाज के प्रति अपनी दायित्वों को भी भली प्रकार समझता है और उसे अपने संस्था के कार्यों को, उनके उत्पादन को इस प्रकार से निश्चित करना होता है कि उससे सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उसका अच्छी तरीके से निर्वाह हो। सामाजिक लोग जो संस्था से उद्देश्य आशा रखते हैं उनकी आशाएं पूरी हो, समाज को उत्पादन का अच्छी क्वालिटी की वस्तु प्राप्त हो, अच्छी सेवाएं प्राप्त हो। ये एक कुशल प्रबंधक के लिए महत्वपूर्ण है। फिर है संस्था की ख्याति। ख्याति से मतलब जैसा प्रबंधक होगा वो वैसे ही संस्था को प्रभाव को बढ़ाएगा और संस्था धीरे धीरे मानवीय लोगों में प्रचलित होती जाएगी। इससे संस्था की ख्याति बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर प्रबंध अच्छा नहीं होगा तो संस्था की ख्याति नीचे गिर जाएगी और वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाएगा। ये थे सामाजिक व्यवसायिक दृष्टि से। अब हम देखते हैं सामाजिक दृष्टि से क्या महत्व है। समाज के विभिन्न वर्गों में हित सामंजस्य। समाज के विभिन्न वर्गों से तात्पर्य है कि सभी संगठन कुछ सामाजिक समूह के प्रति उत्तरदायी होते हैं
उन समूह के साथ संबंधों की कड़ी का कार्य करते हैं। जैसे उपभोक्ता, विनियोजक, कर्मचारी, सरकार, नागरिक आदि समाज के प्रमुख है वर्ग हैं। प्रबंध व्यवसाय इन सबके हितों के सामंजस्य स्थापित करके आपसी संघर्षों को रोकता है। इससे समाज में एकता एवं भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। तो समाज में प्रबंध यदि अच्छे प्रकार से किया जाएगा तो विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बनेगा, संस्था की भी ख्याति बढ़ेगी और समाज में हमारा व्यवसाय भी अच्छी प्रकार से चल पड़ेगा। वस्तु एवं सेवाओं की उपलब्धि। कुशल प्रबंधक समाज को न्यूनतम लागत पर, कम लागत पर अच्छी वस्तुएं उत्पादन करता है और उनको कई कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। सहायता से तात्पर्य है ऐसी नई नई तकनीकी बाजार में लाना जो मनुष्य के काम को आसान बना देती है। ये ऐसे आविष्कार या ऐसी खोज हो, शोध हो, निरंतर करते रहना, जिससे कि सभी का जो हमारा उत्पाद है वो सभी लोगों के हित में हो, लोगों को काम को आसान बनाता हो और समय पर वस्तुएं सेवा की उपलब्धि उनको मिलती रहे। जैसे जैसे हमारा प्रबंधक अच्छा होगा तो हम उतनी अच्छी वस्तुएं, उतनी सेवाएं लोगों को पहुंचा सकेंगे। फिर है रोजगार की उपलब्धि। प्रबंध के माध्यम से कुशल प्रबंध समाज के लोगों के लिए निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। कुशल प्रबंध व्यवसाय सुव्यवस्थित विकास में विस्तार करता है और नवाचार भी करते हैं, जिससे समाज के लोगों को रोजगार के अवसर स्वतः ही उपलब्ध हो जाते हैं। फिर है जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार से आशय है कि अच्छा प्रबंधक है, उसने अच्छी प्रकार की वस्तुओं का निष्क्रिय या तकनीकी परिवर्तन को समय पर अपनाया है। वो जैसे जैसे वस्तुएं समाज में उपलब्ध कराएगा, लोग उनका उपयोग करेंगे, तो उनका उपयोग करने से उनके जीवन स्तर में निरंतर सुधार आता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि समय के साथ कुछ समय में ही हमारे पास बहुत तकनीकी परिवर्तन हो गए। पहले हमें दूरसंचार में जो पिछड़े हुए क्षेत्र में थे, आज हमारे पास संचार के आसान साधन हो गए। ये सब उपलब्ध हो पाते हैं प्रबंधक के द्वारा या उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उनके माध्यम से हम मनुष्य का जीवन स्तर में सुधार होता है। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। कुशल प्रबंधक ही देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा भी करता है। अकुशल प्रबंधक येन केन प्रकार लाभ कमाता है, समाज में भ्रष्टाचार व अनियमितता तो बढ़ाता है, किंतु कुशल प्रबंधक नीति शास्त्र मूल्यों का पालन करता है। वह समाज की मान्यताओं, परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत को अनुक्षुण रखते हैं, अपने व्यवसायिक लक्ष्यों की पूर्ति में महान योगदान देते हैं। फिर है सामाजिक उत्थान में योगदान। दुनिया के सभी देश अनेक सामाजिक समस्याएं हैं सभी देशों में, जैसे गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, छुआछूत, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं या सामाजिक समस्याएं हैं, उनमें भी ये योगदान देता है। रोजगार के अवसरों की उपलब्धि में बहुत बड़ा काम करता है। कुछ व्यवसाय दिशा में योगदान दे रहे हैं, वे और भी अधिक योगदान देकर सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सामाजिक दृष्टि से भी प्रबंध का बहुत महत्व है। फिर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्व। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब है देश के लिए या संपूर्ण विश्व के लिए हम क्या कर रहे हैं। सर्वप्रथम है भौतिक संसाधनों का उपयोग। हमारे पास बहुत प्रकार के भौतिक संसाधन उपलब्ध है, जिनको उपयोग लेने के लिए कर्मचारी या कंपनी जो होती है, संस्था जो होती है, वो कार्य कर रही है। जैसे अपने पास भूमि, वन, समुद्र, नदी, खनिज पदार्थ, पशु संपदा, प्रभावकारी प्रबंध ही देश में इन हितों का उपयोग कर सकता है और वो इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। फिर है मानव संसाधन का उपयोग। मानव संसाधनों का मतलब है कि सभी प्रबंधक विशेषज्ञों का दृढ़ विश्वास है कि मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है जो देश के विकास में अति विशिष्ट भूमिका निभाता है। पीटर एफ ड्रकर ने तो यहाँ तक कहा है कि विकास आर्थिक संपदा से अधिक मानव शक्तियों पर निर्भर करता है और मानव शक्तियों का सृजन करना प्रबंध का कार्य है। प्रबंध इस गति प्रदान करता है कि जिसके परिणाम स्वरूप विकास होता ही है। पूंजी निर्माण में प्रोत्साहन। सभी देशों में पूंजी निर्माण होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। विकासशील राष्ट्र में पूंजी निर्माण की दर कम होती है। इसका कारण है कि वहां के लोगों की कम आय होने से कम बचत होती है। दूसरी ओर बचत के विनियोग के रास्ते भी सीमित होते हैं। कुशल प्रबंधक विनियोग के अवसर उपलब्ध कराता है। वह इसी बचत को बैंकों में व्यवसाय के माध्यम से विनियोजित कर अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। इससे आय, बचत और विनियोजन का क्रम बना रहता है। फिर है राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान। कुशल प्रबंधक जो होता है वो देश की या राष्ट्र की महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनमें योगदान देता है। सामाजिक योजनाएं जैसे शिक्षा, रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य आदि में योगदान देता है। कुशल प्रबंधक आर्थिक सामाजिक योजनाओं में सहयोग देकर के राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास से मतलब है कि विश्व के सभी देशों में आर्थिक विकास एक समान नहीं हुआ है। हमारे देश में सभी प्रांतों का विकास भी एक समान नहीं हुआ है।
किंतु कुशल प्रबंधक संतुलित आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए सहयोग करके वहां विकास के द्वार खोलते हैं। कुछ पिछड़े क्षेत्रों में साहसी प्रबंधक आगे आते हैं, भविष्य में अधिक योगदान करते हैं। ऐसे शहर, भारत के भी ऐसे अनेक शहर है जो पिछड़े हुए हैं, वहां पर उद्योगों की स्थापना करते हैं, वहां पे कुछ बड़े उद्योग लगाते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं। इससे संतुलित आर्थिक विकास होता है। कई अनेक जो नए उद्योग हैं वो विदेशों में वस्तुएं निर्यात करते हैं, कुछ आयात करते हैं, तो इससे व्यापारिक संतुलन भी बना रहता है। फिर है गरीबी उन्मूलन। कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें विकासशील कहा जाता है। विकासशील राष्ट्रों में लगभग आधी जनसंख्या के पास खाने पीने ओढ़ने के न्यूनतम आवश्यक साधन भी नहीं होते हैं। वहां की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रबंधक अपनी कौशल का उपयोग करता है। वे वहां भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके उन्हें गरीबी के शिकंजे से मुक्त कराता है। इसके बारे में पीटर डेकर का मानना है कि व्यवसायिक प्रबंध की उपलब्धियों से हम युगों से मानव जाति के भाग्य की निर्धनता की चक्की में हो रही पिसाई को रोक सकते हैं। मतलब नए बिजनेस, नए उद्योग स्थापित करके वहां के लोगों को रोजगार देना, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति करना, इस प्रकार से हम गरीबी का उन्मूलन करते हैं। और देश की समृद्धि व्यवसायों पर निर्भर करती है। जैसे व्यवसाय होगा, जितना अच्छा उसका संचालन होगा, सफलता होगा, देश विदेशों के अंदर आयात निर्यात होगा, वैसे वैसे देश की समृद्धि बढ़ती जाएगी। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी कम होगी, तो देश की समृद्धि अपने आप बढ़ जाती है। तो ये था प्रबंध के सिद्धांत का महत्व। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।